सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप एक अच्छी और शानदार रणनीति के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जोश जुनून के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। पिछले क्लास में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 के बारे में चर्चा की थी और आज की क्लास में मैं आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 लेकर के आया हूँ। तो आज पार्ट 5 में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के रूल्स के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलते हैं हम आगे की क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 5 के रूल में। तो ये जो रूल है वो बहुत ही आसान सा रूल है, जो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से काफ़ी समय से समझ में आ रहा होगा। तो रूल कुछ इस तरह से है कि यदि सेंटेंस में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, इट का प्रयोग यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। ये बहुत ही आसान सा नियम है। यदि सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। देखिए, यदि सेंटेंस में इट आता है तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर। जैसे इट इज़ टाइम टू प्ले चेस, या इट वॉज भी कर सकते हैं, इट वॉज टाइम टू प्ले चेस। और दूसरा सेंटेंस है इट वॉज 7 o'clock बाई माई वॉच। इट के बाद वर्ब कैसी रही? सिंगुलर रही। तो ये बहुत ही आसान सा नियम है जो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपन अगले रूल की। तो अगला रूल है, उसके लिए आपको इन सेंटेंसेज को अच्छे से देख लेना है। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एक डमी सब्जेक्ट दियर का प्रयोग किया गया है। पहले वाले सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट दियर, दूसरे वाले सेंटेंस में भी डमी सब्जेक्ट दियर, और तीसरे वाले सेंटेंस में भी डमी सब्जेक्ट दियर का प्रयोग हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं दियर के बाद वर्ब सिंगुलर रहती है या वर्ब प्लूरल रहती है? बताइए, दियर के बाद वर्ब सिंगुलर रहती है या वर्ब प्लूरल रहती है? तो जैसा कि आप सेंटेंसेज में देख पा रहे होंगे, पहले वाले सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट दियर है, और जो रियल सब्जेक्ट है वो ए मैन है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब भी कैसी आई है? सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाले सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट दियर है, जबकि जो रियल सब्जेक्ट है वो है 5 स्टूडेंट्स। और 5 स्टूडेंट्स कैसे हैं? प्लूरल हैं, इसलिए इसके बाद में वर्ब भी प्लूरल आई है जिसमें आर का प्रयोग हुआ है। और बात करें अपन अंतिम रूल की, तो इस सेंटेंस में जो अंतिम एग्जाम्पल है उसमें जो डमी सब्जेक्ट है वो दियर है और उसका जो रियल सब्जेक्ट है वो नथिंग है। और नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उन सब के बाद उन सब के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है, इसलिए इस सेंटेंस में इज का प्रयोग हुआ है। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकला कि यदि आपके पास में सेंटेंस में दियर का प्रयोग हुआ है तो याद रखें जो उसके बाद में वर्ब लगानी है वो उसके आगे वाले नाउन के अनुसार प्रयोग होगी। कहने का मतलब दियर के बाद वर्ब दियर के बाद वाले नाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। यदि दियर के बाद में आगे का नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और आगे का नाउन यदि कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर दी हुई हो सकती है और आगे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ये बड़ा आसान सा नियम है। इसके बाद में अपन चलते हैं रूल नंबर 29 की तरफ, जो बहुत ही एक शानदार
एक परीक्षा का क्वेश्चन लेकर के आता है और इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से गौर से ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे जो पहला सेंटेंस है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। पहले अभी आपने रूल नंबर 26 में ये पढ़ा था कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है इसके बाद वर्ब कैसी रहेगी, तो आपने पढ़ा था उस सेंटेंस में पढ़ा था कि वर्ब इट के बाद सिंगुलर रहती है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब आपको पूछा जाए कि इस सेंटेंस में यहाँ एम की जगह ब्लैंक होता, एम की जगह ब्लैंक होता, तो आप वर्ब यहाँ क्या फिल करते। यहाँ अभी आंसर के रूप में वर्ब दी हुई है, लेकिन एग्जाम में मान लो यहाँ पे ब्लैंक आ गया तो आप क्या वर्ब फिल करेंगे, इज फिल करेंगे, आर करेंगे या फिर एम करेंगे। तो एक बार इसका रूल है उसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए इस सेंटेंस में जो पहला जो सेंटेंस है उसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें पहला होता है हु, एक होता है हुज, एक होता है हुम। बताइए कौन कौन से होते हैं, हु, हुज, हुम। एक होता है व्हाट, एक होता है विच और एक होता है दैट। एक बार बता दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं 6, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, दैट। पहले वाले सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हुआ है वो है हु, और यदि सेंटेंस में हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाली एंटीसीडेंट नाउन के अनुसार होता है। एंटीसीडेंट नाउन के अनुसार होता है। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट नाउन वो नाउन होती है जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आती है। तो पहले वाले सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हुआ हु और उसके पहले जो नाउन आया है या प्रोनाउन आया है वो आई है, इसलिए आई के अनुसार सही वर्ब क्या रहेगी, एम रहेगी। अब दूसरे वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हुआ है और विच के पहले जो नाउन आया है वो बुक्स है, प्लूरल है, इसलिए आगे वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, जो कि वर्ब का प्रयोग किया गया है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है उस सेंटेंस में अपने पास में रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और दैट के पहले टालेस्ट गर्ल सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। कहने का मतलब इस नियम से हमें इस बात का पता चला है कि यदि सेंटेंस में अपने पास में क्या दे रखा हो, रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो। गौर से देखिए, यदि सेंटेंस में अपने पास में किसका प्रयोग हुआ हो, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं अभी चर्चा हुई थी, हु, हुज, होम, व्हाट, विच, दैट। एक बार फिर से देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं 6, हु, हुज, होम, व्हाट, विच और दैट। और यदि सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वर्ब का प्रयोग इनसे पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब का प्रयोग उससे पहले वाली नाउन के अनुसार किया जाता है, पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। अब आई होप ये नियम आपको अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अब अगले रूल की तरफ। और ये जो अगला रूल है वो जनरली अभी जो रूल पढ़ा था इसी से कुछ मिलता जुलता है। तो एक बार गौर कीजिए सेंटेंस फर्स्ट पर, गौर करें सेंटेंस फर्स्ट पर। रोहित, कौन रोहित, रोहित द पेंटर एंड सिंगर, जो कि एक क्या है, पेंटर और सिंगर है, वो मेरा फ्रेंड है। अब बताइए फ्रेंड है वो रोहित है, पेंटर है या सिंगर है। तो आपको इस सेंटेंस से एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि यदि कोई नाउन अपने पास में आ रहा है और उसके बगल में कोमा के साथ में कुछ ग्रुप ऑफ नाउन या कुछ नाउन और भी हो सकते हैं जो उस पहले वाले नाउन की विशेषता बताते हैं, यदि वो प्रयोग हुए हैं तो वर्ब का प्रयोग उस शुरुआत वाली नाउन के अनुसार किया जाएगा। जो सेंटेंस यहाँ आप देख पा रहे हैं पहले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में द पेंटर एंड द सिंगर है, द पेंटर एंड सिंगर है, वो इस रोहित का अपोजिशन ऑफ नाउन है। क्या है,
अपोजिशन ऑफ नाउन, अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी ग्रुप ऑफ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बगल में आता है और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको अपन बोलते हैं अपोजिशन ऑफ नाउन। तो इस सेंटेंस में अपोजिशन ऑफ नाउन कौन है? द पेंटर एंड सिंगर। तो इसमें वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? इसके पहले वाली नाउन के अनुसार, और इसकी जो पहली वाली नाउन है वो रोहित है, और रोहित के अनुसार वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अपन बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। इस सेंटेंस में आई कौन? ए सिंगर एंड डांसर। मैं कौन? एक सिंगर और डांसर। तो इसमें वर्ब का प्रयोग सिंगर और डांसर के अनुसार नहीं होगा, बल्कि इनसे पहले वाली जो नाउन है आई है, प्रोनाउन आई है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, और उसके अनुसार वर्ब रहेगी एम। तो बात करें अपन इस रूल की, तो रूल में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में अपोजिशन ऑफ नाउन हो, अपोजिशन ऑफ नाउन यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने से पहले वाली नाउन के बारे में विशेषता बताता हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो, अतिरिक्त जानकारी देता हो, उसको अपोजिशन ऑफ नाउन कहा गया है। यदि सेंटेंस में अपोजिशन ऑफ नाउन है तो वर्ब का प्रयोग उससे पहले वाली नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाता है। इसलिए इस सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है वो रोहित है, जिसके अनुसार इज सही है, और दूसरे वाले सेंटेंस में जो रियल सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के अनुसार क्या सही है? एम सही है। इन जो क्वेश्चन को अपन जो रूल्स को पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज जल्द ही अगली वीडियो में अपन प्रस्तुत करने वाले हैं। तो एक बार अपन सरसरी नज़र से इन सब रूल्स का रिवाइज कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं, और चलते हैं अपन अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 31, और ये रूल है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न लेकर के आता है। एक बार गौर करते हैं इन 4 सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 1, पहला जो सेंटेंस है उसमें दे रखा है द डायरेक्टर एंड मैनेजर, और दोनों जो नाउन हैं वो जुड़े हुए किससे? एंड से। अब समझने वाली बात है कि सेंटेंस में नाउन है वो एक है या दो हैं। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है, इसलिए एक बार इस रूल को अपन अच्छे से गौर से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। यदि आपके पास में सेंटेंस में 2 नाउन हो, कितनी नाउन हो? 2 नाउन, और वो 2 नाउन किससे जुड़ी हुई हो? एंड से। यदि सेंटेंस में कितनी नाउन हो? 2 नाउन हो, और दोनों नाउन किससे जुड़ी हुई हो? एंड से जुड़ी हुई हो, तो जो वर्ब होती है, अब इन दोनों नाउन के अनुसार अपन वर्ब प्लूरल फिल कर देते हैं, जबकि ऐसा इस रूल में नहीं होता है। यदि अपने पास में नाउन 2 हैं और दोनों नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल है, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल है, तो वो वर्ब रहेगी आगे की प्लूरल। देखिए दोबारा से समझे। यदि देखो पहले सेंटेंस में देखते हैं, इस सेंटेंस में एक है डायरेक्टर, एक है मैनेजर, और जबकि पहले वाला जो नाउन है उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है। तो इस तरह से ये आदमी जो नाउन है वो एक ही मानी जाएगी, और एक ही मानने के चक्कर में वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अपन बात करते हैं दूसरे वाले सेंटेंस की। तो ये सेंटेंस भी जो नाउन है ब्लैक एंड वाइट काऊ, वो एंड से जुड़ी हुई है। अब एंड से जुड़ी हुई है तो अपने पास में एक तरफ ब्लैक आ रहा है, एक तरफ वाइट काऊ आ रहा है। अपन सोच रहे हैं कि काऊ कितनी हैं? 2 हैं, लेकिन आर्टिकल कितने हैं? सिर्फ एक है। दूसरी वाली नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसलिए एक आर्टिकल होने के चक्कर में ये वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। बात करें अपन सेंटेंस नंबर 3 की, तो इसमें भी एंड का प्रयोग हुआ है। 2 नाउन एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, दोनों के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसलिए यदि आर्टिकल 2 हैं, पजेजिव 2 हैं, तो आगे की नाउन कैसी रहेगी? आगे की जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। बात करें अपन अंतिम सेंटेंस की, जो अंतिम सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस से मैच कर रहा है। दोनों के दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। 2 नाउन है, एक डायरेक्टर है, एक है मैनेजर, और दोनों के पहले किसका प्रयोग हुआ है?
आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और यदि दोनों नाउन से पहले किसका प्रयोग हो, आर्टिकल का, तो आगे आने वाली वर्ब कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। तो एक बार अपन इस नियम को, इस जो एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में अपन इसका रूल है उस पर गौर कर लेते हैं। वैसे बात आपको समझा दी गई है, अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार फिर से अपन रूल की तरफ चलते हैं। यदि दो नाउन, कितने नाउन, दो नाउन या दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हुए हों, एंड से, ध्यान रखें, दो नाउन या दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हुए हों, एंड से, तथा दोनों के पहले, किनके पहले, दोनों के पहले किसका प्रयोग हो, आर्टिकल का या पजेजिव एडजेक्टिव का। पजेजिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पजेजिव एडजेक्टिव। यदि सेंटेंस में माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर पजेजिव एडजेक्टिव आ रहे हैं और दोनों के पहले किसका प्रयोग हुआ है, आर्टिकल का, या दो नाउन से पहले, दोनों के पहले किसका प्रयोग हुआ है, पजेजिव एडजेक्टिव था, तो आगे की वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। एक बार गौर करें, दो नाउन, कितने नाउन, दो नाउन, नाउन कितने, दो, एडजेक्टिव कितने, दो, जुड़े हुए किससे हो, एंड से, और आर्टिकल कितने हो, दोनों के पहले, यानी दो आर्टिकल हों, तो आगे की वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। और ये जो आगे की बात है वो इसका एकदम वाइस वर्सा है, एकदम एकदम इसका उल्टा है। यदि दो नाउन है, दो नाउन है और दोनों में से किसी एक के पहले, किसी एक से पहले ही आर्टिकल या पजेजिव एडजेक्टिव है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आई होप ये नियम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउन दो हों और आर्टिकल भी दो हों तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, और नाउन दो हों और आर्टिकल या पजेजिव कितने हों, एक हों, तो वर्ब रहेगी सिंगुलर। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले रूल की तरफ, जो बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, अभी अभी हमने बात की थी नाउन कितनी हो, दो, और पजेजिव कितने हो, एक। अभी जो बात की थी तो वर्ब कैसी लगाई थी, वर्ब कैसी लगाई थी, सिंगुलर, एक पजेजिव होने पर। लेकिन यहाँ तो वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है। यहाँ की जो वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है। यहाँ की जो वर्ब है वो कैसी है, प्लूरल है। और ऐसे अपन सेंटेंस में देखते हैं, सेकंड सेंटेंस नंबर 2 में, माई अंकल एंड आंट, तो यहाँ पे आंट, अंकल दो नाउन है और किसी एक के पहले पजेजिव का प्रयोग हुआ है। तो अब आप बताइए, एक ही आर्टिकल आया है या एक ही पजेजिव आया है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर, लेकिन यहाँ तो कैसी दी गई है, प्लूरल। तो रूल कुछ इस तरह से है, यदि दो नाउन है और दोनों के दोनों नाउन किससे जुड़ी हुई है, एंड से, नाउन कितनी है, दो, और किससे जुड़ी हुई है, एंड से, और वो जो नाउन है वो फैमिली रिलेशन वाली नाउन है, फैमिली रिलेशन वाली नाउन है। और फैमिली रिलेशन वाली नाउन है तो चाहे आर्टिकल पजेजिव एक हो चाहे दो हो, वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार इसके रूल की तरफ। तो आइए देखते हैं, जब दो फैमिली रिलेशन वाली नाउन, कैसी नाउन, फैमिली रिलेशन वाली नाउन, जैसे अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये जो फैमिली रिलेशन वाली नाउन हैं और दो हैं और किससे जुड़ी हुई हैं, एंड से जुड़ी हुई हैं, तो उनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है, चाहे उसके पहले पजेजिव एडजेक्टिव हो या ना हो, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे कितने भी हो, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो माई मदर एंड फादर दो फैमिली रिलेशन वाली नाउन है तो वर्ब प्लूरल। माई अंकल एंड आंट दो फैमिली रिलेशन वाली नाउन है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। आई होप आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो बिना समय में व्यस्त करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अगले रूल की तरफ, और जो बहुत ही शानदार रूल रहने वाला है, ये वाला। परीक्षा में बहुत बार ये इजी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि अपने पास में कोई नाउन है जो फिक्स डिस्टेंस को या मैं कह सकता हूँ फिक्स अमाउंट को,
फिक्स हाइट को शो करती है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं 10 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स कैसा है, प्लूरल है, और वो भी कितने हैं, 10 है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल। लेकिन ये किसको शो कर रहा है, ये फिक्स को शो कर रहा है। पता कैसे चलेगा कि ये डिस्टेंस फिक्स है, तो आगे दे रखा है ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए दे दिए, इसका मतलब वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही नीचे दे रखा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज वैसे प्लूरल होते हैं, अब रुपीज है तो प्लूरल ही हो गए, लेकिन आगे दे रखा है ए लार्ज अमाउंट, क्या दे रखा है, ए लार्ज अमाउंट, तो इसके बाद में वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। गौर करते हैं अपन इसके रूल नंबर 33 पर। यदि कोई नाउन है जो फिक्स्ड अमाउंट को, यदि कोई नाउन है जो फिक्स्ड अमाउंट को, फिक्स्ड वेट को, फिक्स्ड हाइट को, फिक्स्ड डिस्टेंस को शो करती है, तो उसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ही कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यानी आगे ऐसा टर्म आएगा जिसमें आपको ए और एन देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखें ये नाउन प्लूरल होंगी, लेकिन फिर भी वर्ब कैसी रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। नियम आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, तो मैं आपको ले चलता हूँ अगली रूल की तरफ। और ये जो अगला रूल है वो, उससे पहले मैं एक बार एक एक्सेप्शन आपको एग्जाम में आया हुआ है, वो आपको जो अभी रूल पढ़ा था उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सेंटेंस का मीनिंग पढ़ते हैं अपन, अर्थ देखते हैं एक बार। 10,000 रुपीज, अब ये अमाउंट फिक्स है, यदि फिक्स अमाउंट है तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। लेकिन कई बार ये जो फिक्स अमाउंट वाली जो नाउन है वो सेपरेशन को, सेपरेशन का मतलब अलग अलग को डिस्ट्रीब्यूट करने के मीनिंग में भी कई बार यूज की जाती है। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग देते हैं 10,000 रुपीज, कितने, 10,000 रुपये बांटे गए, किसके बीच में, गरीबों के बीच में बांटे गए। अब बांटेंगे तो एक गरीब को देंगे, दो गरीब को देंगे, तीन गरीब को देंगे, चार गरीब को देंगे, इसलिए अलग अलग गरीबों को अपन ऐसे करके बांटेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में ये काउंटेबल का मीनिंग शो कर रहा है। किसका मीनिंग शो कर रहा है, काउंटेबल का। सेपरेशन में काउंटेबल का मीनिंग करने पर वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो एक बार ऊपर गौर करके इसे रूल को देख लीजिए। लेकिन सेपरेशन के मीनिंग देने पर वर्ब हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ नाउन ऐसे होती हैं जो फिक्स अमाउंट, फिक्स वेट, फिक्स हाइट को शो करती हैं, लेकिन वही अमाउंट, वेट, हाइट यदि सेपरेशन का मीनिंग दे, अलग अलग का मीनिंग दे, तो उसके बाद में आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। बात करते हैं अपन अगले रूल की तरफ, और अगला रूल है वो परीक्षा के लिए बेहद ही, बहुत ही उपयोगी है। और मैं कहूँ इस सेंटेंस में जो अपने पास में दो तीन सेंटेंस जितने भी आए हैं उनमें पहले वाला सेंटेंस है वो एग्जाम में पूछ लिया गया है, और ये बहुत ही एवरग्रीन सब्जेक्ट रहा है। द केटल, 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 केटल का मतलब होता है पशु, जिसको हिंदी में कह सकते हैं अपन मवेशी। मवेशी क्या कर रहे हैं, खेत में चर रहे हैं। तो मवेशी के अंदर एक ही मवेशी नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा कई मवेशी हैं। और कई मवेशी वर्ड जो केटल है वो हमेशा कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। इसके बाद कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। कहने का मतलब केटल का कभी भी केटल्स नहीं होता। और इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। तो गौर कर लेते हैं एक बार उन सभी नाउन के बारे में जो हमेशा प्लूरल मीनिंग देते हैं। और यहाँ पे रूल नंबर 34 में यही दिखाया गया है कि कुछ नाउन जिनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। ऐसे कुछ नाउन होती हैं जिनके बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। जिन वर्ड्स का आपको मीनिंग नहीं आ रहा है वो आप साथ साथ मीनिंग लिखते जाएं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आपको पढ़ते वक्त बहुत ही हेल्पफुल रहें। पहला वाला जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, वो जो पहले वाला जो नाउन है वो है पलिश, यानी पुलिस, और पुलिस होती है एक से ज़्यादा। फिर आता है वर्ड पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग। आगे आता है वर्मिन, वर्मिन का मतलब कीड़े, और कीड़े होते हैं एक से ज़्यादा। फिर आता है कैटल, कैटल का मतलब मवेशी, जानवर। फिर आता है जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग के लोग,
कुलीन वर्ग के लोग, ऊंचे कुल के लोग। फिर आता है पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग के लोग। फिर आता है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना के लोग, पैदल सेना। फिर आता है कैवेलरी, इसका मतलब होता है घुड़सवार सेना। इसके बाद में आगे का वर्ड चिल्ड्रन आप जानते ही हैं, बच्चे, ऑक्सन, खूब सारे बैल। ब्रिद्रिन, ये वर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिद्रिन, ब्रिद्रिन स्पेलिंग BRETHREN, इसका मतलब होता है भाई, या जिसको अपन किसी भी जो कम्युनिटी के आधार पर, जाति के आधार पर यदि अपन खूब सारे लोगों को भाई कह देते हैं तो उसके लिए अपन ब्रदर्स का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके लिए अपन लगाते हैं ब्रिद्रन। और उसके बाद में वर्ड आता है पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है खूब सारे चूजे जहाँ रहते हैं, मुर्गियाँ जहाँ रहती है उसको पोल्ट्री कहते हैं, और खूब सारी मुर्गियों को पोल्ट्री कहते हैं। और इसके बाद में वर्ड आता है फिश, और फिश में एक प्रकार की मछलियाँ खूब सारी हो सकती हैं, एक ही प्रकार की यदि खूब सारी मछलियाँ हैं तो अपन उसके लिए फिश काम में लेंगे, फिशेज काम में नहीं लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहला नाउन पुलिस, दूसरा है पीपल, तीसरा है वर्मिन, आगे कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी। ये जो 4 RY वाले वर्ड हैं, RY 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 RY, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी और एक और पोल्ट्री, 5 वर्ड हो गए। इन पांचों को याद रखना है। इनके बाद वर्ब हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो आप देख पा रहे होंगे पहले वाले सेंटेंस में वर्ड, जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है। सेंटेंस में है केटल, केटल का मतलब मवेशी। केटल के आगे कभी भी आप गलती से एस या ईएस का प्रयोग ना करें, परीक्षा में ऐसा एरर होता है। केटल आर आर होता है, इज नहीं होता। पीपल खूब सारे होते हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और पुलिस यदि डिपार्टमेंट का काम करता है तो मीनिंग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसका मतलब पकड़ने वाले लोग थे ना पुलिस वाले, वो कुछ ज़्यादा थे, नंबर में ज़्यादा थे, संख्या में ज़्यादा थे, इसलिए वर्ब कैसी है, ये प्लूरल आई है। लेकिन अपन इसी का यदि कोई एक्सेप्शन पढ़ें तो अपन यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से भी एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। देखिए रूल कुछ इस तरह से है। अब अपने पास में वर्ड पुलिस फिर से आया है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन पुलिस नहीं है, पलिश है, पलिश। पलिश यदि किसको शो करे, डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, पूरे विभाग का मीनिंग दे, तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो इस तरह से सेंटेंस का मीनिंग के अकॉर्डिंग अपन देखें, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, कि पुलिस इस केस की क्या कर रही है, छानबीन कर रही है। यहाँ पे पुलिस एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, छानबीन कर रहा है, इसलिए इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी लगाई गई है, सिंगुलर लगाई गई है। तो याद रखें, पुलिस डिपार्टमेंट का काम करे तो वर्ब सिंगुलर, और पुलिस यदि पर्सन का काम करे, अलग अलग व्यक्ति का मीनिंग दे, तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ अगले रूल की तरफ, और ये अगला रूल है वो बहुत ही आसान रूल है, और कहने का मतलब ये भी है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल भी है। तो पहले अपन चर्चाएं कर लेते हैं अपन पहले कुछ एग्जाम्पल्स की, और एग्जाम्पल्स में 2 तरह के एरर यहाँ पे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहले वाला जो सेंटेंस है वो परीक्षा का एवरग्रीन क्वेश्चन रहा है, ए लिटिल नॉलेज। नॉलेज वर्ड कैसा है, अनकाउंटेबल, नॉलेज नहीं, नॉलेज, नॉलेज। ए लिटिल नॉलेज, आधा अधूरा ज्ञान, वो कैसा है, खतरनाक है। खतरनाक कौन है, खतरनाक है ज्ञान, और कैसा ज्ञान, लिटिल, ए लिटिल नॉलेज। नॉलेज वर्ड कैसा है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के बाद वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। अब बात करते हैं पर आगे की, सीनरी ऑफ कश्मीर प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी का मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। अब बताइए कौन प्रशंसा के योग्य है, कश्मीर या कश्मीर की सीनरी, कश्मीर की सीनरी। अब सीनरी वर्ड का कभी भी अपन कई बार क्या करते हैं, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होने पर वाई को हटाकर अपन क्या लगा देते हैं, IES। ऐसा यहाँ करोगे तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीनरी का प्लूरल कभी भी सीनरीज नहीं होता, और सीनरी वर्ब कैसा रहेगा, नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर, इसलिए आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, इज रहेगी।
ये जो तीसरा सेंटेंस है परीक्षा का एवरग्रीन क्वेश्चन है। प्रैक्टिस वर्ड होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद में वर्ब हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर, क्योंकि प्रैक्टिस भी कैसा नाउन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की स्पेलिंग देख लिए, PRACTICE। यदि CE वाला आ रहा है तो वो क्या है, नाउन है, और नाउन होगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, और वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर रहेगा। इसलिए इस सेंटेंस में प्रैक्टिस में के साथ में जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है, मैक्स। आगे का रूल बहुत ही इजी और एवरग्रीन रहा है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर है। और इसके बाद में बात करें अपन अंतिम सेंटेंस की, तो अंतिम सेंटेंस में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। याद रखें, इंफॉर्मेशन का कभी भी इंफॉर्मेशन से नहीं होता, इसके आगे एस का प्रयोग नहीं होता। और इस सेंटेंस में विच का प्रयोग दिया गया है, विच। और विच आप बता सकते हैं, कुछ देर पहले आपको पढ़ाया गया था विच क्या है। विच एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब का प्रयोग इससे पहले वाली नाउन के अनुसार किया जाता है। इसलिए इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन के अनुसार जो वर्ब आई है वो कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। आई होप आपको ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं वो कौन कौन सी नाउन हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल रहती हैं। इन नाउन के बाद भी कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, पढ़िए, और साथ साथ इन सबको याद करते जाइए। पहला वर्ड अपने पास में एग्जाम में क्वेश्चन लेकर के आता है लगेज, बैगेज। यहाँ पे कुछ AGE के वर्ड आएंगे, मैं आपको रूट वर्ड बता रहा हूँ। कुछ AGE के वर्ड जो हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर। कुछ RY के वर्ड भी आएंगे, RY जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे वो वाले RY कैसे थे, प्लूरल। लेकिन जो अब आने वाले जो RY के वर्ड हैं वो कैसे रहेंगे, सिंगुलर। तो एक बार फिर से अपन गौर कर लेते हैं। पहले दो वर्ड लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज, नॉलेज। ये पहले पहले जो जितने भी 6 वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है, और हमेशा के लिए याद रखना है कि ये नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर। दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए। पहले का जो वर्ड है वो है लगेज, दूसरा है बैगेज, अगला है पोस्टेज, वेस्टेज, परसेंटेज और नॉलेज। इसके बाद में अपने पास में जो बेहद उपयोगी जो क्वेश्चन है, नाउन है, वो यहाँ पे लिखा गया है एडवाइस, ADVICE नाउन है ये। आगे का वर्ड फर्नीचर, आगे का वर्ड इंफॉर्मेशन, आगे का वर्ड है जूलरी। ज्वेलरी नहीं है ये, जूलरी है, जूलरी। स्पेलिंग JEWELLERY, जूलरी। यहाँ से अब RY के वर्ड्स है ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है। ये जो RY के वर्ड हैं, RY के जो वर्ड हैं, RY बोले तो लास्ट में RY, लास्ट में RY, लास्ट में RY। ये जो RY के वर्ड हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो एक बार फिर से इन RY वाले वर्ड्स को आप देख लीजिए। पहला वर्ड है जूलरी। पहला वर्ड कैसा आया, पहला वर्ड आया जूलरी, फिर आता है मशीनरी, फिर आता है सीनरी, क्रॉकरी, बेकरी, स्टेशनरी, प्रैक्टिस, ऑनेस्ट, ब्रेवरी, पोवर्टी। ये सारे के सारे नाउन कैसे रहेंगे, अनकाउंटेबल, और इनके जो बाद में जो वर्ब आएगी वो रहेगी कैसी, सिंगुलर। तो एक बार फिर से हम जो अभी सेंटेंस पढ़े हैं उनको गौर कर लेते हैं। ए लिटिल नॉलेज में नॉलेज अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर है। द सीनरी ऑफ कश्मीर में सीनरी अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर है। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस वर्ड अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर मैक्स है। ऑनेस्टी में ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, और इसके बाद में वर्ब सिंगुलर इज का प्रयोग हुआ है। और जो अंतिम सेंटेंस है उनमें इंफॉर्मेशन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आई है वो कैसी आई है, सिंगुलर आई है। आई होप आपको इतना कुछ समझ आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने बड़े पेशेंस धैर्य के साथ में पूरी क्लास को अंत तक देखा होगा। और मैं कल की क्लास में चर्चा करने जा रहा हूँ रूल नंबर 36 की, लेकिन आज की क्लास के लिए मैं इतना ही आपको बता पा रहा हूँ कि जितने भी जो नाउन्स हमने रूल्स पढ़े हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन के हैं, जो कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन हैं, और साथ में ही कुछ ऐसे नाउन भी हैं
जो फिक्स अमाउंट वेट को शो करते हैं, तो उन सबको आपको अच्छे से याद करना है, याद रखना है, जिससे कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए आप इसको याद करके अपनी परीक्षाओं में सही मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो 5वां पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। तो आप उसको अच्छे से गौर से देखिए पूरी क्लास को और हमेशा के लिए इसको याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आरसी क्लासेस हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी हमेशा हेल्पफुल कर रहता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमेशा आप हमेशा इस चैनल को अन्य लोगों तक भी पहुंचाते रहेंगे। और यदि ऐसा आप करते हैं तो आर्थिक क्लासेस आपको थैंक यू कहता है और जय हिंद कहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।